अजीज़ तलबा, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो कंटिन्यू है और इसमें हमारी बात शुरू हुई थी वेव्स की मुख्तलिफ टर्म्स जो इस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका एक कंट्रीब्यूशन है। चुनांचे आज हम आपको बता रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से वर्क करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन दरअसल एक ऐसी मोशन है वेव्स की जिसमें दो बातें पाई जाती हैं। ये दो बातें कौन सी हैं? उसमें एक तो एक्सेलरेशन पाया जाएगा और एक डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर पाया जाता है। अब ये सब कैसे होता है, इसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे होता है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट एक्सेलरेशन की कैसे होती है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि एक स्प्रिंग लेते हैं। इस स्प्रिंग को एक यहां से एक तरफ से तो हुक कर दिया, ठीक है। अब हम यहां से एक फोर्स लगाना चाह रहे हैं। जब हम इस पे यहां पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हमारी वो फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स कहला रही है, इसलिए हम लगा रहे हैं इस पर फोर्स। लेकिन आपको और इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि इसमें एक एक्सटेंशन हो गई। एक्सटेंशन कहां से कहां तक हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहां से लेके और यहां तक की एक्सटेंशन पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहां से लेके और यहां तक की ये एक्सटेंशन है जो इस अप्लाइड फोर्स की वजह से यहां पर क्रिएट हो रही है। अब ये एक्सटेंशन की अपनी जो डायरेक्शन है वो तो इस साइड पे है, आपकी अप्लाइड फोर्स वो भी इस साइड पे है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। लेकिन आप ये महसूस कीजिए कि जब आप यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं तो आपके हाथ में एक टेंशन महसूस होती है, आपके बाजू में एक पेन महसूस होता है, जो ये बता रहा है कि आपके पास जो ये पूरा सिस्टम है और ये जो स्प्रिंग है ये वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहता है। ये जो आप पेन महसूस कर रहे हैं ये इसके अंदर की एक फोर्स है जो आपके हाथ को फोर्स लगा के वापस अपनी पोजीशन तक जाना चाहती है। दिस इज ऑब्वियस, आप इसको ऑब्वियस इसको महसूस भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तो हो गई अप्लाइड फोर्स और एक वो फोर्स हो गई जो इसके अंदर इसके अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक जाने के लिए बेचैन है, अंदर उसको लेकर जाना चाहती है इसको। लेकिन ये कहां लेके जाना चाहती है? एक्सटेंशन इस तरफ है, ये इस तरफ लेके जाना चाहती है। तो हमने क्या कहा कि एक्सटेंशन के ऑपोजिट जा रही है। क्या चीज? फोर्स एक्सटेंशन के ऑपोजिट जा रही है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इट मींस दैट कि जो यहां पर फोर्स अंदर की तरफ इसको लेके जा रही है, अंदर की तरफ अपनी एक्चुअल पोजीशन तक लेके जाना चाहती है, वो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर रही है। वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है। ये तो थी हमारी अप्लाइड फोर्स, लेकिन जो फोर्स इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक लेके जाना चाह रही है, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ये रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो वापस इस तरफ खींचना चाह रही है। आप इसको यहां खींचना चाह रहे हैं, आपने इसको यहां स्ट्रेच कर दिया, लेकिन एक फोर्स जो इस तरफ अंदर की तरफ लग रही है वापस स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन की जानिब, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स। और वही उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो यहां पर लग रहा है रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ये इस एक्सटेंशन के ऑपोजिट है। एक्सटेंशन यहां पे है, रेस्टोरिंग फोर्स यहां पर है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए। तो सेकंड पॉइंट जो यहां पर लिखा है, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नाउ ट्रू। आइए अब फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स, अप्लाइड फोर्स, हम बात करेंगे अप्लाइड फोर्सेस क्योंकि ये हमारी अपनी जाती फोर्स।
आप ज्यादा फोर्स लगाएं, रेस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, और इसके नतीजे में जो एक्सटेंशन है वो भी ज्यादा होगी। आप अप्लाइड फोर्स कम लगाएं, रेस्टोरिंग फोर्स उसके मुकाबले की जो है वो भी कम होगी, उसकी नतीजे में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम होगा, और एक्सटेंशन जो हो रही है वो भी कम होगी। डेफिनेटली कम फोर्स अप्लाई की, एक्सटेंशन भी कम हुआ और रेस्टोरिंग फोर्स भी कम है। आपने फोर्स ज्यादा लगाई, एक्सटेंशन भी ज्यादा है, रेस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा है, और याद रखिएगा ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इफ द रेस्टोरिंग फोर्स इज ग्रेटर then the acceleration is greater, and the acceleration is directly proportional to the extension, because the restoring force is directly proportional to extension, so that acceleration is directly proportional to the to extension। और ये सारा का सारा हमारी अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारी अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी तो यकीनी बात है रेस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और एक्सटेंशन जो यहां हो रही है ये भी ज्यादा हो जाएगी। So this is one of the way to understand simple harmonic motion। तो हम ये देख सकते हैं कि acceleration is directly proportional to the displacement, और ये भी कह सकते हैं कि acceleration is opposite to the displacement। ये हमारे पास एक केस है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब एक और चीज पर गौर करते हैं। ये हमारे पास एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम की ये जो कंडीशन है जो मैंने ओ पोजीशन लिखी है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है जिसे हम स्टेबल कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इसे मीन पोजीशन भी कहा जाता है। ये जो पोजीशन है इसकी ओ पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इस पेंडुलम की जो मूवमेंट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अच्छा, ये पेंडुलम बना कैसे? एक स्ट्रिंग के जरिए से यहां पर एक लोहे का छोटा सा बॉल, जिसे बॉब कहा जाता है, वो लटका दिया। फिर इस बॉब को यहां से उठा के पोजीशन ए तक ले आए। ये ए पोजीशन है। अभी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, छोड़ दिया। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। द पेंडुलम विल मूव और ऑसिलेट टू एंड फ्रो लाइक दिस। ए से बी तक जाएगा, बी से ए तक आएगा, बीच में एक इसका जो ओ पोजीशन थी उसको क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा, वहां रुकेगा नहीं। ये जो बॉब है जब ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जा रहा है तो ये यहां से अपनी एक वेलोसिटी के साथ मूव करता है। अपनी मूवमेंट यहां से शुरू करता है, चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता तेज होता चला जाता है। यहां पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम होने के बाद जब ये ऊपर जाता है बी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। यहां जाके ये रुकता है, और रुकने के बाद फिर दोबारा यहां से ये वापस होता है। यहां पर इसकी वेलोसिटी, अच्छा यहां पर जब रुकता है तो एकदम से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो जाती, बल्कि क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी रुक जाती है, खत्म जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है, यहाँ के मैक्सिमम होती है, फिर आहिस्ता होना शुरू हो जाती है, यहाँ के फिर जीरो हो जाती है। दिस इज एन ऑसिलेशन। अगर आप देखें तो इसमें एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है ए से बी तक, और बी से वापस ए तक वन वाइब्रेशन हो गई। ए से बी तक, बी से वापस ए तक, दिस इज वन वाइब्रेशन। फिर इसमें एक टाइम पीरियड लग रहा है। इस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम उसको स्पेंड किया, वो स्पेंड कर रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड इज व्हाट? द टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। सो दिस इज द वन वाइब्रेशन, और इसको कंप्लीट करने का टाइम कैपिटल टी टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। दिस इज ऑल्सो दिस ऑल्सो हैज द फ्रीक्वेंसी। आपने 1 मिनट का या 1 सेकंड का टाइम नोट किया स्टॉप वॉच पे। अब आप नोट कर रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक और यहां से वापस यहां तक आने में स्टॉप वॉच को ऑन किया और ऑफ किया। ए पोजीशन से वापस ए पोजीशन तक का जो टाइम नोट होगा, ठीक है, वो तो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाएगा। उसको 1/t कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया?
तो इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1/t के जरिए से आती। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट कहां है? ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो ये x0 और ये x0 हो जाएगा। वरना बीच की कोई पोजीशन, जैसे मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया था कि बीच की कोई पोजीशन है तो वो मेन पोजीशन से x कहलाएगा, दिस इज नॉट दी x0। चुनाचे जब ये मैक्सिमम यहां से यहां पहुंचा या यहां से यहां पहुंचा तो ये x0 हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाए सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सिचुएशंस हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है कि जब मैं इसको पोजीशन ए तक लेके गया था तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी, दिस इज द अप्लाइड फोर्स एज यूजुअल। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अप्लाई की थी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी अप्लाइड फोर्स मैंने अप्लाई की और उसके नतीजे में मैं ये महसूस कर रहा हूं कि दिस बॉब इज नाउ रेडी टू मूव ऑपोजिट टू माय अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन, वापस जाने के लिए बेचैन है। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो ये वापस जाएगा। किसके अगेंस्ट जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक का था और मैंने ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जो कवर करवाया, उसके बाद इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गई है। इस बॉब के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गई है, उसको वापस ले जाना चाहती है, जिसमें एक्सेलरेशन ए इन्वॉल्व है। वापस हम इस पर अगर आए तो हमें पता है कि अप्लाइड फोर्स की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इसी पूरे सिस्टम में जो एक्सटेंशन x बन रही, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया था, हमने यहां पर ये किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन यहां पे आ रहा है, ये एक्सेलरेशन इस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और मैंने इसीलिए यहां पर x0 नहीं लिखा था कि हमारे पास ये चूंकि दरमियान की भी कोई पोजीशन हो सकती है। चुनाचे अब अगर फर्ज कर लें कि ये हमारे पास ये x है और a हमारे पास एक्सेलरेशन है जो ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आप और ऑपोजिट भी है, आपने ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स लगाई, ज्यादा ऊपर तक ले गए, आप छोड़ेंगे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सटेंशन भी ज्यादा होगी, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गए। आप थोड़ा सा इस पे फोर्स अप्लाई करें तो एक्सटेंशन भी कम होगी, रेस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी और एक्सेलरेशन भी कम होगा, हल्की सी एक्सेलरेशन के साथ ही वापस जाएगा। तो दो बातें यहां पर जो थी वो क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों बातें हो गई। जब इन दोनों बातों को हम कंबाइन करते हैं तो हम यहां पर ये लिखते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। एक ही स्टेटमेंट में ये दोनों बातें कवर हो जाती हैं। ये जो माइनस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए है और x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और a एक्सेलरेशन है। एंड again I am telling you the acceleration is due to the restoring force, and restoring force is exactly equal to the applied force but in opposite direction, and the extension is in the direction of the applied force but the opposite to the restoring force। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टॉपिक जो जिसमें दो बातें क्लियरली हमारे पास होनी चाहिए, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। अब दो बातें, एक तो आर्म मोशन होती है, ठीक है, लीनियर मोशन, एक हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है, लेकिन इन दोनों मोशंस में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहीं पाई नहीं जाती। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन का होना जरूरी है, जिसे हम ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बुनियादी जो बेसिक नीड है वो है वाइब्रेटरी मोशन। इफ अ बॉडी वाइब्रेट्स इट मे हैव द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक तो ये बात हो गई कि वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए, दूसरी चीज ये रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं करेगा तो वो वाइब्रेटरी मोशन होने के बावजूद भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। बहरहाल
आमतौर पे हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन तो होते ही हैं, और जो वाइब्रेटरी मोशन के जो केसेस होते हैं वो आमतौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर लेते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस भी हमारे पास पाए जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।